हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन टारगेट ऐप में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, अर्थात इसके प्रीवियस क्लास में, पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था डीसी परिपथ, अर्थात डीसी विद्युत परिपथ। तो डीसी विद्युत परिपथ में हम लोगों ने कल जो बात किया था कि परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ के कितने प्रकार होते हैं और परिपथ के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था कि स्रोत होना चाहिए, एक तार होनी चाहिए और साथ ही साथ एक विद्युत चालित यंत्र होना चाहिए। दोस्तों, आज वहीं से फिर हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो एक विद्युत परिपथ बना हुआ है, इस विद्युत परिपथ में दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक नंबर तो सबसे पहले ये बल्ब है जो कि विद्युत संचालित यंत्र है, दूसरा इसमें बैटरी है और तीसरा स्विच है, चौथा जो है ये कनेक्टिंग वायर है, तार है जो पहले से जुड़ा हुआ है, और ये पांचवा जो है वो क्या है, आमीटर है। आमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि उससे पास होने वाली धारा का हम आकलन कर सके कि उस विद्युत परिपथ से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और दोस्तों, वोल्टामीटर को जो है हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, या तो लोड के पैरेलल में, नहीं तो सप्लाई के पैरेलल में। तो चूंकि हमने जो यहाँ बैटरी लिया है, तो बैटरी जो हम लोग का होता है वो फिक्स होता है, वोल्टेज का चाहे 12 वोल्ट का होगा, 6 वोल्ट का होगा, 9 वोल्ट का होगा। तो इसका तो वोल्टेज हमें ज्ञात है, लेकिन लोड के अक्रॉस जो है उसका कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब इस तार में खर्च होने के बाद कितना बचता है, वहां से हमें वोल्टेज की प्राप्ति होती है। अक्सर वोल्टामीटर को कोई भी लोड या प्रतिरोध हो उसके पैरेलल ही जोड़ा जाता है। ये दोनों जो है वो मेजरिंग डिवाइस है, मापक यंत्र है। इस दोनों यंत्र की मदद से हम लोग जो है वो मेजर करते हैं कि इससे करंट कितना होता है और इससे कि कितने का वोल्टेज पास होता है, मतलब कितना वोल्टेज उसमें है, कितना वोल्टेज में अंतर है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोस्तों, दो चीज और इसमें इंडिकेट किया गया है। एक नंबर आपका कि ये -E है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरह सर्किट में चलता है, और धारा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। धारा अक्सर इलेक्ट्रॉन के बहाव के दिशा के विपरीत होता है, ऐसा हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज का जो क्लास है, मैंने पिछले क्लास में एक और बात कहा था कि विद्युत परिपथ में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से जैसे ही धारा चलने की बात हो गई और इलेक्ट्रॉन बहने की बात हो गई, तो इनको प्रभावित करने वाले घटक की बात होती है। और जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या फिर विद्युत धारा के प्रवाह को जो प्रभावित करते हैं, वो सबसे पहला घटक होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या होगा दोस्तों? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है मतलब जब से कहीं से इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को जो कम करता है, उसके गति को कम करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब दोस्तों, मजे की बात है कि आखिर प्रतिरोध, कई बार आप देखते होइएगा कि प्रतिरोध तो एक स्वयं का होता है और दूसरा हम लोग खुद ब खुद लगाते हैं। आप जब किसी बोर्ड को देखेंगे, किसी सर्किट को देखेंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा कि खुद से प्रतिरोध लगाया गया। यदि ये इलेक्ट्रॉन के धारा या फिर कहिए कि धारा के प्रवाह को रोकता है, अवरुद्ध करता है, तो फिर हमें अलग से प्रतिरोध लगाने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, इसको यूं समझ सकते हैं आप कि जैसे सपोज कीजिए कि जो कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या फिर कार है, तो उसका स्पीड चलाने वाले के हाथ में है, ड्राइवर के हाथ में।
अगर कहीं पर रोड किनारे हमारा घर होता है, आपका घर होता है, तो क्या आपके या हमारे मर्जी से कोई ड्राइवर गाड़ी को स्लो या फिर स्पीड लेकर जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हम चाहे कि ड्राइवर जैसे ही मेरे गाड़ी घर के पास आए वो धीरा जाए, हम चाहते हैं कि मेरे घर से कुछ दूर जाए तो वो गाड़ी को और स्पीड लेकर जाए, तो वहां से गुजरने वाले सभी ड्राइवर को तो हम नहीं बोल सकते हैं कि भैया तुम ऐसे चलाओ। अगर बोल भी दे तो शायद वो हमारा बात ना माने। तो प्रतिरोध का भी कुछ खेल ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर कहिए या फिर किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह प्रकाश के स्पीड के बराबर होता है। अब दोस्तों, लेकिन परिपथ में कई ऐसे जगह होते हैं जहां हमें इतने स्पीड की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे हम लोग अपने घर के सामने ब्रेकर लगा देते हैं, रोड को ऊंचा कर देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, ईंटा डाल देते हैं, ताकि जो वहां से गुजरने वाले हो ड्राइवर वो गाड़ी को स्लो करे और तब उसे पास करे। सेम उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के गति को कंट्रोल करने के लिए, मींस कम करने के लिए हम लोग वहां पर प्रतिरोध लगाते हैं। एक सर्किट में, एक परिपथ में जितने भी वर्क होते हैं, काम होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक घंटी का बजना हो, चाहे टीवी का चलना हो, मोबाइल फोन का आना हो, रिंगटोन का बजना हो, ये सारे घटनाएं के लिए जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग गति जिम्मेदार होता है। तो इलेक्ट्रॉन के अलग अलग गति होने से अलग अलग घटनाएं उत्पन्न होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक इंसान जब धीरे धीरे चलता है तो लोग उसे टहलना कहते हैं। वही इंसान जब थोड़ा तेजी से चलता है तो लोग उसे झटकना कहते हैं। वही इंसान जब और थोड़ा तेजी से चलता है तो लोग उसे दौड़ना कहते हैं। दोस्तों, जैसे वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग तीनों 3 चीज होते हैं। केवल स्पीड के घटने और बढ़ने से आपका क्रिया बदल जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के स्पीड के चलने से, घटने या बढ़ने से ही जो है क्रिया बदल जाता है। तो कहीं पर ध्वनि उत्पन्न होता है तो कहीं पर वाइब्रेशन होता है। आपने कभी सोचा है कि कभी आपका मोबाइल वाइब्रेट क्यों करने लगता है, कांपने लगता है? आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल कभी बजने लगता है? आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल कभी किसी तस्वीर को कैप्चर कर लेता है? यह सब चीजों के लिए हर तरह से इलेक्ट्रॉन का गति जिम्मेदार है। सबका कोडिंग फिक्स होता है कि मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलेगा तो वो फोटो बना लेगा, उस समय के चीज को हम देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो उस समय वो एक साउंड क्रिएट करेगा जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो वही दोस्तों होता है हम लोगों का कोडिंग या फिर कहीं भी प्रोग्रामिंग। और उस प्रोग्रामिंग को जो है हम लोग किट में डालते हैं और जब किट बनाते हैं, जिसको बाद में किट कहते हैं, पहले उसका नाम सर्किट होता है, और इसीलिए बाहर से जो है वो प्रतिरोध लगाए जाते हैं। एक तो प्रतिरोध अंदरूनी है और दूसरा प्रतिरोध लगाए जाते हैं। अब अंदरूनी प्रतिरोध होने का क्या मतलब है? तो हम जब कहीं तार जोड़ते हैं, एक बल्ब को जलाने के लिए, सपोज कीजिए ये बल्ब है, इसको जलाने के लिए हमने बैटरी से यहाँ से एक तार जोड़ कर ले गए, तो इस तार के अंदर तो प्रतिरोध होगी, है। कई बार आपको मैं एक एग्जांपल्स बतला रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास एक एलईडी बल्ब हो, आप एक एलईडी बल्ब लो, फिर एक 9 वोल्ट का बैटरी लो और दोनों को आपस में जलाओ, आप देखोगे कि वो एलईडी बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा, मीन्स नष्ट हो जाएगा। मैं आपको वो दोनों चीज दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो एक सर्किट है, इस सर्किट में आप जो ये देख रहे हैं, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, यह दोनों जो है वो रेसिस्टर है, यह तीनों जो है वो कैपेसिटर है, यह हमारा वेरिएंट है, वेरिएटर है, और ये जो है हमारा वो, इसको हम लोग डायोड कहते हैं। तो आखिर ये जो कंपनी ने ये जो बोर्ड बनाया, सर्किट बनाया, तो इसमें ये रेसिस्टर क्यों लगाया? अभी मैं इसी का जवाब आपको दे रहा था।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो एलईडी बल्ब है और ये हमारे पास 9 वोल्ट का बैटरी है। अगर इस एलईडी बल्ब को 9 वोल्ट के बैटरी के साथ अगर मैं डायरेक्ट जलाऊं, कनेक्ट करूं, तो ये जलेगा नहीं, जल जाएगा, मीन्स नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो फिर ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है कि डिवाइस का कंज्यूमिंग कैपेसिटी, ये जो एलईडी मैंने आपको दिखलाया था और ये जो मैंने बोर्ड आपको सर्किट दिखलाया था, तो बल्ब जितना वोल्ट इसको चाहिए उससे अगर ज्यादा सप्लाई है तो हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध को जोड़ने के पीछे मकसद होता है, कई सारे मकसद होते हैं। सबसे पहला चीज होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को कम करना। दूसरा होता है उसमें उत्पन्न हो रहे उष्मीय प्रभाव को कम करना, मीन्स जो हीट उत्पन्न होता है उसको ऑब्जर्व करना। और फिर इस तरह से जो है और कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए परिपथ में जो होता है वो प्रतिरोध का अहम भूमिका होता है। जैसे बचपन के क्लास में आप लोग 8, 9, 10 में पढ़े होइएगा कि घर्षण बल जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। कई जगह हम लोग घर्षण को कम करते हैं, कम करने के पीछे रोड जो गड्ढा है उसको चिकना करते हैं, फर्श को चिकना करते हैं ताकि घर्षण कम हो। वहीं पर हम लोग गाड़ी में साइकिल का टायर में सोल करवाते हैं, साइकिल के टायर में सोल करवाते हैं। जो बस ट्रक सबके टायर में सोल होता है, हमारे जूता में सोल होता है। क्यों? ताकि प्रतिरोध बढ़े और हमारा ग्रिप ज्यादा हो, ताकि बिना घर्षण के हम कहीं चल नहीं सकते हैं। तो घर्षण होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, यह निर्भर करता है उपयोग पर। वैसे ही कई जगह प्रतिरोध हमको उत्पन्न करने पड़ते हैं और कई जगह प्रतिरोध हमको कम करने पड़ते हैं, कई जगह प्रतिरोध हमको बढ़ाने पड़ते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध किसी तत्व का या धातु का या फिर चालक का वह गुण है जिसके तहत वह अपने से प्रभावित होने वाली, अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है। किसी चालक का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब प्रतिरोध जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध और दूसरा जो होता है आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोधकता के प्रकार, प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोधकता जो होता है वह एक गुण होता है और प्रतिरोध जो होता है वह एक गुण है। और प्रतिरोधक जो है वह क्या है? प्रतिरोधक एक संयंत्र है, मतलब एक ऐसा संयंत्र जिसमें प्रतिरोधकता है उसको प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक जो होते हैं बाजार में अलग अलग वैल्यू के, जैसे आप लोग के लिए कॉमन है बैटरी, जानते हैं कि बाजार में बैटरी क्या है, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग पावर के हैं, अलग अलग दाम के हैं और अलग अलग काम के हैं। कुछ दीवार घड़ी का बैटरी है, कुछ हाथ घड़ी का बैटरी है, कुछ टॉर्च का बैटरी है, कुछ इन्वर्टर का बैटरी है। सारे बैटरी एक नहीं हो सकते हैं। वैसे ही विभिन्न परिपथ में उपयोग में लाए जाने वाले जो प्रतिरोध होते हैं वो सभी भिन्न भिन्न होते हैं। तो जिसमें से कुछ प्रकार इस तरह से है कि सबसे पहले प्रतिरोधक। प्रतिरोधक 2 प्रकार के बांटे गए, प्रतिरोधक के 2 प्रकार किए गए। एक हो गया आपका स्थिर प्रतिरोधक और दूसरा हो गया परिवर्तित प्रतिरोधक। दोस्तों, स्थिर प्रतिरोधक का क्या तात्पर्य है? तो स्थिर प्रतिरोधक ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जिनका मान सदैव स्थिर रहता है, जिनका मान कभी घटता या बढ़ता नहीं है। चाहे वो प्रतिरोधक 100 ओम का हो, 200 ओम का हो या 500 ओम का हो, ये फिक्स है, इसका वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। उदाहरण के स्वरूप अगर हम कहीं पर एक कार्बन कोटेड प्रतिरोधक ले, चाहे एक बल्ब अगर हम कहीं पर जलाते हैं और बल्ब की प्रतिरोधक क्षमता अगर मान लेते हैं कि 5000 ओम है,
तो वो हमेशा 5000 ओम ही रहेगी, न कभी घटेगी ना बढ़ेगी। दोस्तों दूसरा है परिवर्तित प्रतिरोधक। तो जो परिवर्तित प्रतिरोधक है मतलब जिसका मान घटता और बढ़ता है, अपने हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। एक ही प्रतिरोधक विभिन्न प्रतिरोधक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगर आप लोग जब लैब में होइएगा तो इसको रियोस्टेटर कहते हैं, और आपके घर में रेडियो का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम, पंखा का रेगुलेटर, यह सब जो होता है वो परिवर्तित प्रतिरोधक होता है। आपको याद होगा कि पंखा के रेगुलेटर को जब आप नचाइएगा, रोटेट कीजिएगा, तो पंखा का स्पीड घटता और बढ़ता है। इसका मतलब है कि प्रतिरोध का मान जब बढ़ता है, प्रतिरोध का मान जब बढ़ता है तो धारा घटती है, इसीलिए पंखा का स्पीड घटता है। और जब प्रतिरोध का मान घटता है तो धारा बढ़ती है, इसीलिए पंखा का स्पीड बढ़ता है। तो प्रतिरोध के विपरीत पंखा का स्पीड होता है। तो आइए फ्रेंड्स, तो परिवर्तित प्रतिरोधक जो होते हैं वो एक ही प्रकार के हैं। वैसे तो आज के डेट में कई प्रकार के हैं, मैनुअल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, डिजिटल होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके आईटीआई के बेस पर जो है फंडामेंटल कंसेप्ट के लिए ये परिवर्तक प्रतिरोध एक ही प्रकार के होते हैं। अब कुछ लोगों के मन में जो है ऐसा प्रश्न उत्पन्न होगा कि हम जो टीवी का रिमोट दाबते हैं तो उसमें तो कहीं ऐसे नहीं है। तो दोस्तों उसमें प्रोग्रामिंग किया गया है, और वो प्रोग्रामिंग जो होता है वो एटॉमिक लेवल पर होता है, जो उसके नेचर को बदल देता है। और उसके जब नेचर को बदलता है, एक तरह से कहिए कि हिप्नोटाइज करता है। एक हिप्नोटाइजेशन जो है इंसान को बदलने के लिए क्या है, उसको भड़का देना या उसको अपने अनुकूल, अपने फेवर में कर लेना और उससे अपना काम निकलवाना। उसी तरह से हम लोग मशीन लैंग्वेज के तहत, प्रोग्रामिंग के तहत जो है वो मेटल को, मीन्स धातु को भी अपने काम के लिए उसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा और घटा सकते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उसी की तरह हमारा रिमोट कंट्रोल काम करता है। अब ये जो दोस्तों प्रतिरोधक है, स्थिर प्रतिरोधक जो है वो स्थिर प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बन प्रतिरोधक, दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। देखिए दोस्तों, कार्बन प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार का होता है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और वायर बाउंड प्रतिरोधक इस प्रकार का होता है। ये तार का गोल गोल या फिर एक स्प्रिंग के शेप में लपेट के बनाया होता है। स्पष्ट है, अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोधक तीन प्रकार के होते हैं। एक है मोल्टेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, मतलब कार्बन को पिघला करके केमिस्ट्री के लैब में केमिकली उसको प्रतिरोधक को बनाया जाता है, उसको कहते हैं मोल्टेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक। ये कंपोजिशन में उसके केमिकल संरचना में परिवर्तन ला करके। दूसरा होता है कार्बन फील्ड प्रतिरोधक। ये साधारणतः केवल कार्बन को ही भर करके, इसमें कार्बन के साथ और भी कई तत्व मिलाए जाते हैं, ये केवल कार्बन से ही बनता है प्रतिरोधक। तीसरा है धातु फील्ड प्रतिरोधक, आगे चल के इसको हम लोग मॉस्फेट भी कहते हैं। तो ये धातु फील्ड मतलब उसमें कोई भी धातु भरा जा सकता है, चाहे एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, तांबा हो, कुछ भी धातु भर सकते हैं, ऐसा प्रतिरोधक। तो दोस्तों धातु फील्ड प्रतिरोधक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है धातु ऑक्साइड फील्ड प्रतिरोधक, मीन्स ऐसा प्रतिरोधक जिसमें धातु का ऑक्सीडेशन हुआ हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता हो, वो प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार के हैं। दूसरा होता है मोटिव फिल्म धात्विक प्रतिरोधक। मोटिव फिल्म धात्विक प्रतिरोधक का मतलब होता है कि धातु का मोटा लेयर चढ़ा करके प्रतिरोधक बनाया जाता है। तीसरा आपका होता है नाइक्रोम चिप प्रतिरोधक।
नाइक्रोम का जो तार है वो निकेल और क्रोमियम के मिलने से नाइक्रोम बनता है, जिसका चिप बना करके प्रतिरोधक बनाया जाता है। और चौथा है निकिल फिल्म प्रतिरोधक। निकिल जो है वो एक मेटल है, और आप लोग साइकिल के रिम पर जो उजला चमचमाता हुआ धातु देखते हैं उसे ही निकिल कहते हैं, और उसे भी एक डब्बे में या एक छोटे बॉक्स में भर करके प्रतिरोधक बनाया जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो ये हमारे होते हैं स्थिर प्रतिरोधक जिनका मान फिक्स होता है। और इसके साथ साथ वैक्यूम ट्यूब प्रतिरोधक होते हैं जो पहले के जमाने में चलते थे, और डिजिटल प्रतिरोधक होते हैं जो अभी आज के जमाने में चलते हैं। तो ये था हमारा फंडामेंटल प्रतिरोधक। अब दोस्तों हम लोग अगले क्लास में प्रतिरोधक के गुण की चर्चा करेंगे कि प्रतिरोधक जो है उसकी प्रतिरोधकता क्षमता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों के लिए हर प्रतिरोधक नाम के साथ उसका एक पिक्चर छोड़ देंगे ताकि आप उसे देख सके, समझ सके। दोस्तों ये हमारा कोर्स आपको कंपटीशन टारगेट ऐप पर उपलब्ध है, जिसे आप कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और आप जाएंगे कंपटीशन टारगेट ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तथा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर जो भी कुछ आपको अच्छा लगे, जिस कोर्स से आप बिलोंग करते हैं वो कोर्स आप यहां से परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। कैरी ऑन।